नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आज संविधान के 100 प्रश्न देखने जा रहे हैं और इनमें उन प्रश्नों को समाहित किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही आगामी परीक्षा के लिए जो बहुत ही खास है, तो उन क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें संविधान से जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे सभी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद को, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो उसको किसने सहकारी संघवाद कहा है। तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित होते हैं। जो हम लोगों का भारत देश है वो कैसा देश है? यहाँ पे है ना, गणतंत्र देश है हमारा जो देश है गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजा की चलती है प्रजा की। सिर्फ प्रजा क्या करते हैं? वोट के अधिकारी हैं, वोट देने के अधिकारी हैं। बाद बाकी तो सभी को पता है कि जनता की कितनी चलती है। तो देखिए, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है ना। हम लोगों को वोट देने का अधिकार है और आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वोट जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसका संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है, ये तो और भी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान कहने का मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड देश से लिया गया है। कौन सा लक्षण? तो ये हम लोगों का लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, हमारा जो संविधान बना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारी, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, तो ये सभी चीज़ें हर जगह से ली गई हैं। जैसे अमेरिका से कुछ ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं, इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ लिया गया है, तब जाकर हमारा भारत का संविधान बना है। और भारत का संविधान आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हमारा भारत का संविधान है सबसे विस्तृत संविधान है दुनिया का। जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित रूप में, तो वो हमारे देश का ही है, भारत का ही है। ठीक है, तो इसमें इसलिए भारत का सबसे बड़ा संविधान हो गया, क्योंकि इसमें सभी देश, जितने भी देश हैं, सभी देशों का कुछ ना कुछ अंश लिया गया है, तब जाकर हमारा संविधान पूरा हो गया है। कितने वर्षों में पूरा हुआ है? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ है हमारे देश का संविधान मतलब हमारे देश का जो कानून किताब है। अगला है, देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो देखिए, मैंने अभी बात किया और अभी यहाँ पे ये प्रश्न आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। अगला है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, यानी यही प्रश्न हुआ कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, संघीय व्यवस्था जैसे कनाडा में है वैसे हमारे देश का भी है। अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? देखिए, मतलब हर चीज़ें अलग अलग जगहों से उठाई गई हैं। जैसे समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, या ऐसे भी प्रश्न करता है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है हमारे भारत के संविधान में? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? अभी मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता हो तो कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अभी हम बता दे रहे हैं, वैसे 6 हैं, अभी सिर्फ 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार
बोल रहे हैं संपत्ति का जो अधिकार था, सातवां अधिकार, उसको हटा करके कानून के अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य अभी सिर्फ 6 है, इस पे भी आगे चर्चा होगी। पहले ये जानिए कि मौलिक कर्तव्य आया कहाँ से है हमारे संविधान में। तो ये आया है रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार 6 है, सॉरी मौलिक कर्तव्य 11 हैं और मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो ये लिया था इंग्लैंड से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समान संरक्षण का, यानी कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई मतलब नहीं है। समान संरक्षण का वाक्य जो लिया गया है हमारे संविधान में, कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की भारतीय संविधान में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, वो भारतीय संविधान में, हमारे भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? हमारा जो भारत का संविधान है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे एक संशोधन की प्रक्रिया को रख दिया गया है। जैसे मान लीजिए भारत का संविधान बना है ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना है। ये आपको याद रखना है, डेट नहीं, मतलब दिन याद रखना है कि कितने वर्ष में भारत का संविधान बना है। तो 2 वर्ष लगा है, 11 मंथ लगा है और 18 महीने लगे हैं। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ठीक है, भारत के संविधान बनने में। तो जो भारत का हमारा संविधान बना है, तो उसमें एक संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है, यानी अगर किसी को आपत्ति होती है उस चीज़ पे, तो वो उस पे क्या कर सकता है? संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है या अपना कुछ मत रख सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? ये जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसका जो आर्टिकल होता है, ये 368 आर्टिकल है इसका। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप कोई भी संविधान का संशोधन करने के लिए अपना मत रख सकते हैं। ठीक है, 368 में अनुच्छेद में, आर्टिकल में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। और कितने भाग में है? ये भाग बोल रहे हैं, अनुच्छेद तो 368 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? यानी कि विधि के समक्ष, वही प्रश्न आ चुका है, ये पहले भी, इंग्लैंड से ली गई है। अब मैं भारत के संविधान में मूल अधिकार, देखिए यहाँ यही मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, गलती से मौलिक कर्तव्य के बारे में हम ऊपर में बोल दिए हैं, जो पहले क्वेश्चन आ गया। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यही 6 हैं, अभी पहले 7 थे। अगला है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना जो हम लोगों का है। अगला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 22 भागों में बांटा गया है। अभी तो कुछ और हैं, बताएंगे आगे। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया है और अनुच्छेद इसका हो जाता है कौन सा? 368। अगला है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस भाग में ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया है? तो 9वें भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ये मैंने बताया था ना, ऊपर बताया था,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो ये चौथे भाग में है। मैंने बताया था ना, चौथे भाग में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। और यह किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है? क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। संघीय कार्यपालिका का संबंध किस भाग से है, ऐसे भी हो सकता है। या तो ये है भाग 5 में कहा गया है, यानी कि हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 5 में यह वर्णित है या वर्णन है कि संघीय कार्यपालिका होगी, हमारे देश में संघीय कार्यपालिका होगी, यह भाग 5 में कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? हमारा जो संविधान है तो उसमें 22 भाषाओं को क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। और वह कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिए 23वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो ये है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? भारत का जो संविधान है उसका 6ठा अनुसूची जो है वह कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो वो मणिपुर में लागू नहीं है, बाकी हर राज्य में लागू है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची में ही क्या होता है कि राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा उसमें लिया जाता है, मांगा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो ये कब परिवर्तित हुआ था? प्रथम जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का, उसी में ये चेंज हो गया था। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था होती है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हमारे भारत संविधान में कि एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय ही उसमें सम्मिलित थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो ये याद रखिएगा आप, 66, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? वहाँ पे राज्य सूची था, ठीक है, राज्य सूची था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य सूची में कितने थे? तो 66 हैं। और अभी जो है संघ सूची में कितने विषय को लिया गया है कि उस पर कार्य करना है, तो उसमें 97 विषय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसके पहली अनुसूची में ये वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है, तो यही कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो ये देखिए संसद को है। किसको है? संसद को है। किसी राज्य को सम्मिलित कर सकता है भारतीय संघ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 500 से अधिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इसलिए इनके जन्म दिवस पर इन्होंने क्या किया था? 500 से अधिक देशी रियासत, ठीक है, रईसी इलाका जिसको कहते हैं, या रईसी राज्य कह सकते हैं। तो 500 से अधिक ऐसे रईसी रियासत थे, या मतलब राज्य थे, जिसको इन्होंने क्या किया, राज नहीं कह सकते, मतलब पहले क्या होता था, गांव है ना, ये गांव में बटे हुए रहते थे,
जो हम लोगों का अभी राज्य है, तो जैसे जिला है, फिर मतलब मंडल, अनुमंडल, प्रमंडल वगैरह में बँटा है। तो उसी हिसाब से पहले क्या हुआ करता था, देशी रियासत बने रहते थे। तो उस समय के जो राजा महाराजा या जो कुछ भी थे, तो जो जिसको रिहायशी कहा जाता था, तो 500 से अधिक इन्होंने किसने मिलाया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। यानी कि उनको एकीकृत करने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए इन्होंने इसी के कारण इनको जो इनका जन्म दिवस होता है, तो उनके जन्म दिवस पे एकता दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता हो कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किसके आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है। 1956 में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है ये। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया, यानी भाषा के आधार पे भारत का राज्य गठन होना शुरू हुआ 1956 में दिया है। और सबसे पहला जो दिया है, कौन सा दिया है, वो आंध्र प्रदेश राज्य था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को एक अलग रूप में भी डिवाइड कर दिया गया। आपको पता होगा, तेलंगाना, है ना। 29वां राज्य तभी हो गया था, अभी तो फिर से 28 ही हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में चेंज कर दिया गया। अगला है, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का संगठन कब किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये शायद मैंने बता दिया है, संसद को है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हम भारत के लोग, हम भारत को, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये सभी क्या है, प्रस्तावना है। ये भी प्रस्तावना तो आपको याद ही होनी चाहिए, एक भारतीय हैं तो याद होना चाहिए आपको। अगला देखिए, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है, तो ये प्रस्तावना पर ही दिया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, उसका जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा कहलाता है। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1976, प्रथम संशोधन याद रखिएगा, भारतीय संविधान का 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि इसमें यह संविधान के आधार पे है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पे रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत राज्य है, नाम ही है ना, चलिए हम विवाद नहीं करना चाहते। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है, तो यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए हैं, तो ये हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या मतलब कि जो भी नेता बनेंगे तो वो अपनी योग्यता के आधार पर बनेंगे, ना कि नेता का बेटा नेता होगा, इसमें यही कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के पास होती है। वोट डालने का अधिकार जनता के पास होता है, लेकिन बाद बाकी कुछ नहीं होता है, सब कही बातें।
संविधान की किस प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, तो वो क्या है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संरचना में संघनात्मक है। कैसा है? संरचना में संघनात्मक है। अगला है, भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है और विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, ये मैंने बताया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ये याद रखिएगा। देखिए कहाँ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से भी लिया गया है। जो शासन व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, है ना, संघीय शब्द हटा के राज्यों का संघ है, वही कहा गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूचियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से प्राप्त करता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में सबसे पहले जन्म लिया था लिखित संविधान की अवधारणा, वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? लेकिन अभी भी ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में जन्म लिया था, लेकिन अभी भी एक ऐसा देश है जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। अगर पता हो तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। अगला प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था आध्यात्मिक शासन। देखिए आध्यात्मिक शासन। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो यही मैं बता रही थी, 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे जब हमारा भारत का संविधान बना था उस समय। ठीक है। देखिए संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में बताया गया है कि ये आपके मूल अधिकार ये हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन मिलता है कि आप भारत के नागरिक हैं? तो और नागरिक होने के लिए आपको क्या क्या करना है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो ये भाग 2 में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 क में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए जब बना था तब भी 395 थे। हालांकि अभी भी ऑप्शन में यही आते हैं कि भारतीय संविधान में कुल जो अनुच्छेद है 395 ही हैं। ठीक है। लेकिन अभी 444 के ऊपर भी गया है, 444 प्लस है, लेकिन अभी भी क्या आ रहा है? 395 ही आ रहा है। ठीक है। देखिए जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो कुल अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? देखिए 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 12 नहीं, 8 थी, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है, अभी का वर्तमान में है तो 444 प्लस है, 444 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो ये 444 अनुच्छेद हैं। ठीक है। 25 भाग हो गए हैं। कितने? 22 से 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अगर ये आता है कि 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 22 की जगह अगर 25 भाग आ रहे हैं तो ठीक है, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गए हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। लेकिन वैसे हैं 444 के अपर हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद अभी वर्तमान में 444 है, पहले 395 थे, लेकिन ऑप्शन 395 आते हैं तो वही दे दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 1 में ही वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आर्टिकल है, उसी में बता दिया गया है कि आपके अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कौन कौन सा अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप अगर भारत के नागरिक हैं या कहीं के भी नागरिक हैं तो उस देश के आपके जो मौलिक अधिकार है यानी कि मूल अधिकार है वो आपको जानना जरूरी है। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान इसी में है, 5 आर्टिकल 11, क्योंकि आपका वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अब संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। 19(1) या 19 को भी दे सकता है, कोई बात ही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब यहाँ पे प्रेस आयरन वाला प्रेस नहीं, मीडिया वाला प्रेस, यानी बोलने की स्वतंत्रता है ना। मीडिया को क्या कहा गया है? एक चौथा स्तंभ हाँ, चौथा स्तंभ कहा गया है किसको? मीडिया को, संविधान का। तो वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत उसको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसीलिए मीडिया वाले क्या करते हैं? बकड़ बकड़ करते रहते हैं, तिल का ताड़ बनाने में वो सब बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक जैसे हमारे भारत में है ना कुछ अल्पसंख्यक, तो उनके हितों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत उनके संरक्षण की, या संरक्षण मतलब बचाव की व्यवस्था की गई है कि उनको मतलब भगाया नहीं जाएगा। अगर वो देश में रह रहे हैं तो ठीक है, रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलजुल के रहें, दुराचार या किसी भी प्रकार का आहत करने वाला कुछ कार्य ना करें। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे राजनीतिक निर्देशक तत्व है, तो 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 11। देखिए, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल है ना, जो लॉ वाले विद्यार्थी होते हैं, लॉ मतलब जिनको वकील बनना रहता है या कुछ, तो उनको ये सब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अनुच्छेद 1 तो अनुच्छेद 2 आर्टिकल ये वो फलाना चिलाना। देखिए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में, कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि अनुच्छेद सुन सुन के नाम एकदम बोर हो जाते हैं कि ये अनुच्छेद हमको याद करना पड़ेगा, वो अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का क्या कहते हैं पद ग्रहण होता है, किसमें महाभियोग लगता है। तो बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर पूरे मार्क लाने हैं तो। ठीक है, और आप इस वीडियो से आप आपके जो क्या कहते हैं जीके सीए से जीके और करंट अफेयर्स का तो 5 नंबर अलग से आएगा। जीके में जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। इसी में आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को मैंने ले लिया है, इसी में से आपका काम हो जाएगा। कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अब है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? किस अनुच्छेद में मंत्रीगण होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अब देखिए, मान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जो अटॉर्नी जनरल होती है ना, अटॉर्नी जनरल जो होता है मान्यवादी, तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उसकी नियुक्ति जो होती है कैसे होती है, नहीं, उसकी नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक मान्यवादी भी होगा। ठीक है, मान्यवादी
जो कानून का मान्यवादी क्या होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसका अंग्रेजी नाम होता है। और कानून, जो कुछ भी कानून बनता है तो उसमें कानून का फर्स्ट जो सलाहकार होता है, कुछ भी बनता है, कोई भी कानून बनता है तो उसका सलाहकार जो सबसे विशेष स्थान होता है उसका, मान्यवादी का, ठीक है। तो वही जो करते हैं तो वही मान्यवादी ही करते हैं, यानी कि उन चीज़ों पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस रहता है उनका वो सिलेक्शन का, तो मान्यवादी ही करते हैं। बाद बाकी अंत में कुछ और होता है, जो प्रोसेस करने की प्रक्रिया हालांकि इनकी बहुत है, लेकिन कानून विशेषज्ञ आप कह सकते हैं मान्यवादी को, ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? यही प्रश्न, भंग कर सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो लोकसभा होता है उसको भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, उसको अधिकार है। अगर उसे कुछ किसी चीज़ पे आपत्ति है तो वो डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, लोकसभा भंग ही कर सकता है, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद हैं उसको सभी को क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकते हैं। उसमें उनमें इतनी पावर होती है, और ये इनका पावर दिया है कौन, अनुच्छेद 108 में इनको पावर ये मिला है। अगला देखिए प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक जो पारित होता है वो अनुच्छेद 110 में पारित होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करता है, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 क के अनुच्छेद में है संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। नहीं कहा जाता कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग गया है, जम्मू कश्मीर में लग गया है या आंध्र प्रदेश में लग गया है, कहीं लग गया है। तो क्यों लगता है? तो जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी उस राज्य का सरकार उस राज्य को चलाने में अक्षम हो जाता है या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन होगा, वो भी संविधान में ही जिक्र है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। लागू कब हुआ था ये आगे होगा तो बता देंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे बता देंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्थाई अध्यक्ष, सॉरी सदस्य ने अस्थाई और अस्थाई एक होगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो उस समय बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वही भारत के अध्यक्ष थे। पहले अस्थाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, अस्थाई यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऊपर वाला तो सही है। देखिए संविधान सभा का अस्थाई यानी कि अस्थाई या उप भी कह सकते हैं, उप सदस्य कौन था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई सदस्य पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई सदस्य पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। और इनको संविधान सभा का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लेखनी का कार्य बहुत ज़्यादा इन्होंने ही किया था, ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। अगला देखिए, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो NN रॉय ने किया था, NN रॉय। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो 1946 में थी, तो उसी के आधार पे, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे इसका गठन किया गया था। किसका? संविधान सभा का, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो गठन की मांग करने वाले सबसे पहले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और इनको 1895 में ही इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? मांग कर दिया था। और 1946 में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और अपना लिया गया था। कब कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1946 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1946। अपनाने में और लागू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 26 जनवरी 1950 को जब अपना लिया गया था मतलब लागू कर दिया गया था, तभी से हम लोगों का 26 जनवरी जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, उसी दिन मनाया जाता है। तो लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी, हम लोग मनाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, लागू करने और अपनाने में बहुत ही अंतर है, तो ये नहीं बाय मिस्टेक खुद से कुछ। अब देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। और कौन, यही अभी दिमाग में आया था कि कौन भाग नहीं लिया था, पूछने वाली थी लेकिन क्वेश्चन ही आ गया। देखिए, तो किसने भाग नहीं लिया था देशी रियासत ने? तो हैदराबाद का जो निज़ाम था उस समय का देशी रियासत का मतलब राजा कह सकते हैं, तो निज़ाम नाम था हैदराबाद के राजा का उस समय, तो उसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला देखिए, BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो ये आपको याद रखना है, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, बंगाल कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, BN राव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। किसका? ये देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो जिसके अध्यक्ष बने थे कौन? BR अम्बेडकर। अगला देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये देखिए, स्वराज पार्टी ने किया था 1924 ईस्वी में। अब देखिए, यही मैंने बताया था जस्ट ऊपर, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया या कब अपनाया गया था? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। अपनाया गया तो 26 नवंबर 1946 को अपना लिया गया भारत के संविधान को, ठीक है, और लेकिन लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी, याद रखिएगा, जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। जब लागू हो गया संविधान कि यही हमारा भारत का जो संविधान बना है यही संपूर्ण भारत में लागू होगा, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। होता है ना, देखिए, जैसे एक होता है कि जैसे क्या मतलब, एक होता है जैसे किसी की मान लीजिए शादी होती है, तो शादी करने से पहले क्या एक मतलब होता है ना कि देख रेख होता है, मतलब लड़के लड़कियां देखते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है कि ठीक है चलो शादी करनी है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शादी हो जाती है ना, तो उसी को मान लीजिए कि ये क्या हुआ, ये अपनाया गया और इस दिन ये लागू हो गया, यानी कि शादी हो गई। जैसे समझिए, समझाने का ये। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। बहुत ही बार एग्जाम में ये आ चुका है, याद रखिएगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 444, ऑप्शन के अनुसार जाइएगा। संविधान के कितने अध्याय है? देखिए, ये पहले वाला ही यहाँ पे उठाया गया, 22 ही अध्याय है, लेकिन 25 भाग अभी हो गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर अनुच्छेद बढ़ाइएगा 444, तो यहाँ पे भाग भी बढ़ जाएंगे, लेकिन ये पहले वाला है। अनुच्छेद अगर 395 रहेंगे तो 22 भाग होंगे, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ होंगी। अभी तो 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी। पहले जब हमारा संविधान बना ही था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और
8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहने के लिए है बहुत ज़्यादा। 444 अनुच्छेद हो गए हैं। ये देखिए ना, 444 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हुए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया गया है क्या 22 ही, लेकिन 22 नहीं, अगर ऑप्शन में है 444 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, तो वो दीजिएगा। अगर अनुच्छेद 395 हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे होता है? तो वर्गीय मत अधिकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हम लोगों के 100 प्रश्न जो आपके लिए, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है, कोई आप दे सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। पॉलिटी से अगर पूछता है तो ये यहीं से प्रश्न आते हैं, चाहे आप एंट्रेंस बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं या डीएलएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, सीटेट का देने जा रहे हैं, रेलवे का देने जा रहे हैं या एसएससी ग्रुप का देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पॉलिटी से यही क्वेश्चन सब बनते हैं। ठीक है, और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को देख के आपका काम पूरा का पूरा बन सकता है, यानी पूरे नंबर आप उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को इनमें ऐड कर दिया है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।